रीसेट करने में जब बात होती है तो चीन की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है। चीन के साथ संबंध हमने भी सुधार लिए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और 20 साल पहले और अभी में काफी कुछ अंतर हो चुका है। इसी में रीसेट में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा भारत बांग्लादेश संबंधों में, इसकी संभावना कम दिख रही है। वीना सिकरी मैम। देखिए, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि ये जो सरकार प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की सरकार आई है, ये जमात-ए-इस्लामी को हरा के, तो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली ये है कि पिछले 18 महीने से सत्ता जमात-ए-इस्लामी के हाथ में था। मोहम्मद यूनुस सिर्फ़ उनका स्पोक्स पर्सन था, जो वो चाहते थे वो करता था मोहम्मद यूनुस। और पिछले 18 महीनों में जमात-ए-इस्लामी ने पूरी कोशिश की कि वो अपने सरकार बनाए, और इस्लामाइज़ेशन ऑफ बांग्लादेश की उसने इतनी कोशिश की। औरतों के एग्ज़ाम्पल लीजिए कि विमेन आर द बिगेस्ट माइनॉरिटी, और औरतों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई स्कूटर में अपने दफ्तर जा रहा है तो उनको रोक लिया जाता था, क्यों जा रहे हो? अकेले क्यों जा रहे हो? आपका एस्कॉर्ट कहाँ है? ये वो। और उनका जो हैरेसमेंट हो रहा था, और इवन कपड़े उनके क्वेश्चन कर, क्यों ऐसे पहन रहे हो? अगर वो टीप बाँधे, बिंदी लगाए, तो क्यों बिंदी लिए? इस्लामिक नहीं है। तो औरतों ने मिल-जुल के कड़ा जवाब दे दिया है जमात-ए-इस्लामी को। वो इस्लामाइज़ेशन और रेडिकलाइज़ेशन का एफर्ट जमात-ए-इस्लामी तक का था कि वो शरिया लॉ भी चाहते थे मैनिफेस्टो में। इसको बिल्कुल पक्के तरीके से धुतकार दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी होप की बात है, उम्मीद की बात है, क्योंकि ये देखना कि बांग्लादेश की अवाम जमात-ए-इस्लामी के प्रेशर के अंदर आते हुए भी 18 महीने, वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने जाके प्रॉमिस कुछ भी किया होगा, पोलिंग में जाके वोट दिया। तो दिस ग्रुप, ये जो आए हैं सत्ता में, द बीएनपी, ये जो 2/3 मेजॉरिटी उनको मिली है, उनको पता है कि वो इस्लामाइज़ेशन नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आज सुबह तक ये प्रॉब्लम चल रही थी, और तारिक रहमान ने दिखाया है कि वो जमात-ए-इस्लामी के इन्फ्लुएंस के बाहर आ गए हैं, क्योंकि आज सुबह जब वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी शपथ लेने के लिए गए थे, तो उनको बीएनपी ने कहा, हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेंगे। हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन की मेंबर की शपथ है, हम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये तारिक रहमान माना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो करेगा, ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट उन्होंने। इसमें वीना सिकरी मैम, मैं एक सवाल और जोड़ दूं, चूंकि जमाते इस्लामी को एक कड़ा मैसेज दिया है बांग्लादेश की जनता ने, ये एक देखने का नजरिया हो सकता है। दूसरा नजरिया ये भी है कि जमाते इस्लामी का जो वोट परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ा है, भले वो सत्ता में नहीं है, काफी बढ़ा है, तो उसके समर्थक भी बढ़े हैं। हाँ, नहीं, उनका वोट इसलिए बढ़ा है क्योंकि अवामी लीग नहीं थी वहाँ पे, और एक्चुअली अच्छा। अवामी लीग को बैन करना, ये सारा जमात-ए-इस्लामी का खेल था। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के थ्रू जमात-ए-इस्लामी को अवामी लीग को बैन किया, और आज की तारीख में अवामी लीग, ये जो तारिक रहमान की सरकार है, वो उनको स्वीकार ही है कि अवामी लीग वापस आ जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4-5 दिनों में भी कई अवामी लीग के दफ्तर खुल चुके हैं। वो ताला उनका तोड़ दिया गया है, और अवामी लीग ने अपने-अपने दफ्तर सँभाल लिए हैं, और तारिक रहमान की सरकार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहाँ पे जाके एक्टिविस्ट वहाँ जय बांग्ला, बिल्कुल, जय बहुत बंगबंधु बहुत के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया यहाँ पे। एम्बेसडर त्रिगुनायत, जिस तरीके से अभी वीना मैम कह भी रही थी कि जमात इस्लामी को जो मैसेज दिया गया, तो हम लोग बीएनपी के इस सरकार को 2001 से 2006 के शासनकाल वाले सरकार के चश्मे से ना देखें। देखिए, समय बदलता रहता है, और जो है ये सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है लीडरशिप की, इस वक्त बांग्लादेश में आई है। और जब पहली बार रहमान साहब वहां पर आए वापस ढाका में, जो पहली उन्होंने जो स्पीच दी थी वो काफी एनकरेजिंग थी। अगर आप उसको पढ़ते तो उन्होंने बड़ी बात कही कि इंक्लूसिविटी के बारे में बात करेगी। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को रहता है माइनॉरिटीज का, क्या हाल होगा, किस तरह से होगा। भले ही चलता रहा, लेकिन उनका पहला ख्याल था। अभी फिर उसके बाद उन्होंने यही बात कही, और अभी उसमें एक मैं समझता हूँ कि हिंदू भी उसके अंदर अभी मिनिस्टर बना है 25 में से। तो जहां तक बात यह है कि उनका जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच रहेगी। और अगर हम, हमारे रिश्ते जो 18 महीनों में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, मैं समझता हूँ
अगर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, जैसे दो देशों के बीच नॉर्मल रिश्ते होते हैं, तो भी वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि देन आप अपनी बातों को बता सकते हैं, अपने कंसर्न्स को कन्वे कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो हमारे जयशंकर जी गए थे वहां पर, वो एक बड़ी अच्छी पहल की उससे, जिससे वो रहमान साहब से वहां में मिले खालिदा जिया के फ्यूनरल में। और उसके बाद से हमारे हाई कमिश्नर भी मिलते रहे हैं, हालांकि वो जमाते इस्लामी के लोगों से भी मिले हैं। और ये हमें करना पड़ेगा कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, अब हमने ये सीख मिली है कि सबके साथ में मिलके चलना पड़ेगा, आपको सबको मिलना पड़ेगा, सबके साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा, ये बड़ा आवश्यक है। और हमें ये नहीं सोचना है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते जैसे पहले उस वक्त हुआ करते थे वो हो जाएंगे, क्योंकि अब वो बैलेंसिंग की ट्रिक करेंगे। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए चाइना के साथ में भी बढ़ेंगे उनके रिश्ते। हमें समस्या ये है कि पिछले 18 महीने में, और जैसा मैडम बोल रही थी और सुशांत सरिन जी ने भी कहा, कि पाकिस्तान काफी वेल एंट्रेंच्ड हो गया है वहां पर बांग्लादेश के अंदर, और उनके आईएसआई के साथ या 8 बेसिस अपने उन लोगों ने बना लिए हैं। तो वो होप कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से जमात इस्लामी इस बार आ जाएगी पावर में तो काम बढ़ जाएगा, लेकिन जमात इस्लामी बिगेस्ट अपोजिशन है इस वक्त वहां पर, और वो न्यूसेंस वैली तो उनकी बनी रहेगी लगातार। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव अपोजिशन के रूप में काम करेंगे, लेकिन हमें देखना होगा हमारी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल सही चल रही है इस वक्त में। देखिए वो जो हमारे स्पीकर को वहां भेजा गया, एक हाई लेवल के ऊपर इंटरेक्शन दोबारा से हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ में गए हैं, तो हमने अपनी तरफ से मैसेज कन्वे कर दिया कि इंडिया उनके साथ में अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता है। और कहा भी है, इससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का लेटर भी डिलीवर हुआ है। तो जहां तक उनको इनवाइट भी किया गया है इंडिया में, वो पहले आते हैं कि इंडिया नहीं आते हैं, हो सकता है चाइना जाए पहले, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है कि हम ये सोचें कि अगर ये आ गए हैं तो बहुत ज्यादा एकदम से चेंज आ जाएगा। उनको भी अपने देश के बारे में देखना है, जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब है, खासतौर से इकोनॉमिकली, और उसमें भारत उनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तीसरी चीज, यूएस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। ये अमेरिका की डीप स्टेट है जिसने वहां पर इस तरह की सिचुएशन लाके खड़ी की, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, जिसका फायदा चीन ने उठाया, और हमारी एक्सपेंस के ऊपर उठाया। और ये फैक्टर्स चलते रहेंगे वहां पर बांग्लादेश में। तो जो चैलेंजेस हैं, अगर हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को किसी ना किसी तरह उनको मनवा के कम कर पाए, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। बड़ा इकोनॉमिकली हमें अचीवमेंट। जो भी उनकी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने 2-3 पॉइंट काफ़ी अच्छा कहा कि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। सेकंड जनरेशन की गवर्नमेंट है, अब वो हम पहले वाले रिश्ते ढूंढने चलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा भी कि हम बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे अपनाएंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, पड़ोसियों के साथ संबंधों की बात चलेगी। इत्तेफाक है कि हमारे साथ अशोक राज भी हैं, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और शायद जहाँ तक कि मुझे याद है इन्होंने ये सवाल पूछा था जब उन्होंने बोला था कि हम पड़ोसियों के साथ कैसे संतुलित व्यवहार अपनाएंगे। तो अशोक राज, क्या वहाँ पे फील मिला? आप वहाँ पे ग्राउंड पे थे? लक्ष्मण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर डिबेट। पहली बात तो ये कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल करी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया को चूज किया, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं पहला सवाल पूछता, और मैंने यही सवाल पूछा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और एक आईसीटी के फ्यूचर के बारे में पूछा था, जो कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, जो कि बड़ी बड़ी सजाएं बड़े बड़े नेताओं को दिया है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था बांग्लादेश फर्स्ट। ऑफ कोर्स, जब उस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्होंने बांग्लादेशियों का जो पल्स है उसको उन्होंने सामने रखा, और ये बात कही है, जो कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे कि जो कि फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हम इंडिया को बड़ा भाई मानते हैं, इंडिया इज अ बिग ब्रदर। हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ कल्चरली नहीं है, बल्कि सारे कुछ मिलते हैं। हम बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लगता है इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ कभी रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। मैं सरीन साहब की बात को हवाला देना चाहूंगा कि बांग्लादेश में एक अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि वो बंगाली कल्चर को अपने देश में मानते हैं। इस्लामिस्ट कंट्री होते हुए बंगाली कल्चर उनके अंदर ज्यादा है। पाकिस्तान की तरह
वो सोसाइटी नहीं बन सकता है। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश हमेशा से ये चाहता है कि बिग ब्रदर वाले रोल में इंडिया रहे और उनके रिश्ते अच्छे हों, और उन्होंने इस बात की जवाब भी दी थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात है कि 17 साल के एग्जाइल के बाद जब तारिक रहमान ढाका वापस लौटे तो उन्होंने एक प्लान के साथ वो आए, और उन्होंने सबसे पहला स्लोगन दिया था, लक्ष्मण जी, आई हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश। इसको बहुत ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि बांग्लादेश में ये चूज कर रहे थे और इसको कनेक्ट कर रहे थे मार्टिन लूथर की, जो जूनियर लूथर हैं उनके, मार्टिन लूथर हैं उनके उस स्लोगन को कि आई हैव अ ड्रीम। सो इस कनेक्शंस को बहुत ज्यादा ढाका में लोगों ने कनेक्ट किया और उससे जुड़े, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि अवामी लीग चूंकि मैदान में नहीं थी, बीएनपी एकमात्र सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उनको एक फायदा मिला। और सबसे टच करने वाली बात यह है कि जहां जहां तारिक रहमान गए, अपनी बेटी जायमा, जो कि बहुत पॉपुलर है आज के डेट में यूथ में और खासतौर पर जेनजी में, और साथ में अपनी वाइफ, ये 3 पिक्चर, मतलब एक फ्रेम में तीनों लोग हमेशा दिखते थे, ताकि ये बताने की कोशिश होती थी कि आई एम अ फैमिली मैन एंड आई वांट टू रन दिस कंट्री एज फैमिली। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात और लोगों को टच भी की है लक्ष्मण ग्राउंड पे। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो ग्राउंड पर टच की वो दरअसल एक दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो अब नई सरकार है वो एक नए सिरे से चलेगी और नए अप्रोच के साथ चलेगी।